सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज इस चैनल के माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत मापन एवं मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मापन एवं मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन को समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बनती है कि भाई शिक्षा का ये उद्देश्य है, वो है अंतर्निहित क्षमताओं का सर्वांगीण विकास। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो क्षमताएं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, अदृश्य है, वो शिक्षा के माध्यम से उनका विकास होता है। बहुत सारी क्षमताएं हैं, जैसे एक दो क्षमताओं के बारे में बात करें तो जैसे साहस है, ये भी व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ गुण है, लेकिन ये प्रकट कब होगा, इसका विकास कब होगा, जब उसको शिक्षित किया जाए। एक उदाहरण लिया, ऐसे बहुत सारे अनेक उदाहरण हो सकते हैं। सर्वांगीण विकास, ये जो शब्द है सर्वांगीण विकास, यानी पूरी तरह से उसके अंदर जो क्षमताएं छिपी हुई हैं वो सारी क्षमताओं का विकास करना ही शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है, यानी पहला उद्देश्य यही है। करुणा है, दया है, प्रेम है, बहुत सारी क्षमताएं हैं। अब दूसरा, छात्रों में शैक्षिक उपलब्धि, छात्रों में शैक्षिक उपलब्धि के साथ साथ रुचि, अभिरुचि आदि की जानकारी। छात्रों में शैक्षिक उपलब्धियां क्या हैं? उसने पहली क्लास से लेके और आखिरी क्लास जहाँ तक उसने शिक्षा प्राप्त की है, चाहे वो 10वीं हो, 11वीं, 12वीं, है ना, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और बहुत सारी डिग्री, तो इन सारी उपलब्धियों के साथ साथ रुचि, अभिरुचि आदि की जानकारी मापन एवं मूल्यांकन से प्राप्त की जाती है। अब आपको एक बात दिमाग में बैठ गई होगी कि मापन और मूल्यांकन करता क्या है। वो यही करता है कि शैक्षिक उपलब्धियां जो हैं उनकी जानकारी, साथ में रुचि, अभिरुचि उनकी भी जानकारी, ये दोनों प्रकार की जानकारी कौन करेगा? मापन और मूल्यांकन। इन्हीं से पता चलेगा, मापन से और मूल्यांकन से, कि भाई व्यक्ति में कितना विकास हुआ है, चाहे वो शैक्षिक हो या सामाजिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो। ये सारा विकास अगर हमको देखना है तो हमारे पास दो ही माध्यम है, या तो मापन या फिर मूल्यांकन। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, किसी मनुष्य की 4 विधियों, किसी मनुष्य की 4 विधियों से
परीक्षा ली जा सकती है। पहली, ज्ञान से, कि व्यक्ति कितना ज्ञानी है। अब ज्ञान बहुत बड़ा व्यापक अर्थ में शब्द लिया जाता है ये, लेकिन अगर कोई विषय ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए भूगोल ले लिया, अंग्रेजी ले लिया, इतिहास ले लिया, उस विषय के संदर्भ में अगर बात करें तो उस विषय से संबंधित उसको कितनी जानकारी है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अगर ज्ञान की बात करें तो जीवन के क्षेत्र में उसे कितनी जानकारी है। तो मनुष्य को अगर उसकी परीक्षा लेनी है तो पहले किससे लेंगे? ज्ञान से। प्राचीन काल में जब किसी भी मंत्री का चयन किया जाता था, भारतीय समाज में जो प्राचीन काल था उसमें जब राजा किसी मंत्री का चयन करता था तो वहाँ पर परीक्षाएं इन 4 विधियों से नहीं, इनसे भी कहीं ज़्यादा और विधियों से परीक्षा ली जाती थी, तब कहीं उसको मंत्री पद दिया जाता था। खासकर बात करें तो मौर्य काल में। दूसरा, ज्ञान के बाद स्वभाव। किसी मनुष्य की 4 विधियों से परीक्षा ली जाती है, उनमें से एक ज्ञान हो गया, दूसरा स्वभाव हो गया, और तीसरा हो गया गुण, और चौथा हो गया कर्म। ज्ञान से, स्वभाव से, गुण से, कर्म से। तो मैंने अभी क्या बताया कि मंत्री पद, प्राचीन काल में जब मंत्री पद के लिए किसी व्यक्ति का चयन होता था तो उसके साथ ज्ञान और साथ में क्या लिया जाएगी? परीक्षा। साथ में परीक्षा ली जाती थी वो ईमानदार है कि नहीं, ठीक है, सहानुभूति रखता है कि नहीं, दूसरों के प्रति सहायता करने का भाव उसके मन में होता है कि नहीं। ये सब परीक्षाओं से उसको गुजरने के बाद तब मंत्री पद दिया जाता था। लेकिन यहाँ तो बात सिर्फ सामान्य ये हो रही है कि किसी मनुष्य की अगर परीक्षा लेनी हो तो भाई इन 4 से ले सकते हैं और पता कर सकते हैं, ज्ञान से, स्वभाव से, गुण से और कर्म से, कि व्यक्ति कौन सा कर्म कर रहा है तो उसका क्या स्वभाव होगा, क्योंकि कर्म उसके स्वभाव को बता देते हैं। और फिर उसके अंदर ज्ञान, जितना ज्ञान होगा और जैसा भी ज्ञान होगा उसी आधार पर उसका कर्म निर्धारित होता है। तो ये 4 विधियां हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हम आगे पढ़ रहे हैं तो बालक में शिक्षक द्वारा उसके व्यवहार में किस सीमा तक परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब बालक विद्यालय में जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, उसे जब शुरू में पढ़ने जाता है उसे कुछ भी नहीं पता, इवन उसे पूछा जाए भाई क्यों पढ़ रहे हो तो उसके पास कोई जवाब नहीं। वो तो सीधा सीधा कह देगा पापा मम्मी भेज रहे हैं स्कूल, हम जा रहे हैं पढ़ने। उसको ये नहीं पता होता है कि वाकई हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं। लेकिन शिक्षक क्या करता है, बालक में शिक्षक द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन करता है। क्या करता है? बालक व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षक बालक के व्यवहार में परिवर्तन करता है। और ये परिवर्तन देखने को मिलता है कब? जब वो विद्यालय में 1, 2, 3, 4, 5 जब ये क्लासेस पास करता चला जाता है, फिर उसको धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। अब ये तो मैंने बात कह दी कि बहुत लंबा,
परिवर्तन तो 1 महीने में ही पता चल जाता है, क्योंकि शिक्षा सबसे पहले क्या देती है? अनुशासन। तो बच्चा जैसे ही विद्यालय में जाएगा उसके पास सबसे बड़ा हथियार आ जाएगा अनुशासन। तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, है ना। ये सारे के सारे परिवर्तन होते चले जाएंगे। ये तो एक उदाहरण है, और भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे। टीम वर्क होगा, है ना, सहयोग होगा, उसके साथ बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। तो व्यवहार में परिवर्तन लाजमी है, होगा ही होगा। किससे होगा? शिक्षा से। अब शिक्षा की बात चल रही है तो यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए। एक शब्द होता है साक्षर और एक हो गया शिक्षित। एक साक्षर व्यक्ति कोई भी हो, गारंटी नहीं है कि वो शिक्षित होगा ही होगा। अगर कोई व्यक्ति साक्षर है, यानी उसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो शिक्षित है। ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसका व्यवहार समाज के प्रति कितना सहयोगी है, ये गारंटी कैसे ली जा सकती है? ये गारंटी कैसे ली जा सकती है? क्योंकि पढ़े लिखे लोग समाज को तोड़ने, समाज को बिगाड़ने जैसे काम कर भी रहे हैं और करते आए। तो ऐसे जो लोग हैं तो उनको शिक्षित कैसे कहेंगे? वो तो साक्षर ही है। अब एक एग्जाम्पल और लिया जाए। पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति किसी सम्मानित पद पर, राजकीय सम्मानित पद पर विद्यमान है और वहाँ पर बैठ के वो भ्रष्टाचार कर रहा है, तो अब आप खुद सोचो, वो समाज की नज़र में शिक्षित है, साक्षर है, कौन से कॉलम में उसको बैठाएं? कौन से कॉलम में जाएगा वो? सम्मानीय पद पर बैठने के बाद भ्रष्टाचार कर रहा है, क्योंकि वो समाज के अंदर समाज को खोखला कर रहा है, समाज के खिलाफ काम कर रहा है, नैतिकता के खिलाफ काम कर रहा है। तो फिर वो शिक्षित कहाँ हुआ? फिर तो वो साक्षर ही हुआ। और शिक्षित व्यक्ति कोई गारंटी नहीं है कि वो साक्षर हो ही। शिक्षित व्यक्ति ये जरूरी नहीं है कि वो साक्षर हो, क्योंकि उसमें नैतिक गुणों का क्या होता है? समावेश। नैतिक गुणों का समावेश। शिक्षित व्यक्ति में नैतिक गुणों का समावेश होगा ही होगा, ये बिल्कुल अटल सत्य है। लेकिन साक्षर व्यक्ति में नैतिक गुण हो, भाई ये बात बिल्कुल संदिग्ध है, कोई गारंटी नहीं। अन्यथा की स्थिति में भारत के अंदर इतने लोग प्रतिदिन नैतिकता पर, आध्यात्म पर इतने ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, आप देख भी रहे। उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार और करप्शन, और क्या कहें, अखबार को जब उठाते हैं सुबह तो इतनी सारी उसमें खबरें होती हैं, लगता ही नहीं है कि ये लोग आखिर समझा किसे रहे हैं और समझ कौन रहा है। अगर समझ रहा है तो फिर भ्रष्टाचार कहाँ से होगा? तो जरूरत इस बात की है कि शिक्षित होना, भाई शिक्षित होना तपस्या से कम नहीं है। साक्षर हो जाएगा व्यक्ति, बेहद आसान। हर गांव में, हर गली मोहल्ले में स्कूल खुले हुए हैं, बालक जाता है, पढ़ता है, क्या बन रहा है? साक्षर। शिक्षित नहीं। क्यों? नैतिक गुणों का विकास खत्म। कहाँ हो पा रहा है? अगर नैतिक गुणों का विकास हो रहा है तो फिर इतना
लूटपाट, करप्शन, है ना, लोग एक दूसरे भरोसा नहीं कर रहे हैं, है ना, पड़ोसी भरोसा नहीं कर रहा है। ये क्या है? जिंदगी कैसी? अनिश्चित और भरी हुई है का चिंता, और चिंता भी में भी दुश्चिंता, यानी चिंता होना ठीक है भाई, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर हमको कोई समस्या है तो चिंता होना स्वाभाविक बात है। एक तो चिंता दुश्चिंता है, हमको ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल डरे हुए हैं, ऐसा होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये सब कहाँ से? वो सिर्फ साक्षर हो गए हैं, शिक्षित नहीं है। अब ऐसे विद्यालय कहाँ पर खोले जाएं? जहाँ पर व्यक्ति कैसा हो? साक्षर ना हो बल्कि शिक्षित हो। ऐसे विद्यालय कहाँ खोले जाएं? ये तो संभव है नहीं। ये जो विद्यालय हैं यही साक्षर बनाएंगे, यही शिक्षित बनाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम उस पर अमल करते हैं कि नहीं। जो कर रहे हैं उसको अपनाना है, यानी जो बोला उस पर चलना, जो बोला है उस पर चलना है। लेकिन हम क्या है, पढ़ लेते हैं, चलते नहीं। जब तक चलेंगे नहीं, उस पर अमल नहीं करेंगे, तब तक शिक्षित बनना तो असंभव है, बिल्कुल असंभव। चलिए भाई, अब मापन का बात करते हैं। मापन का अर्थ। मापन के अर्थ में किसी व्यक्ति में क्या गुण है, इसकी जानकारी करना मापन कहलाता है। किसी व्यक्ति में क्या गुण है, इसकी जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। एक बात तो दिमाग में ये डालनी है। दूसरा, एक व्यक्ति अंग्रेजी बोलने की कितनी कुशलता है, अथवा एक व्यक्ति में अंग्रेजी बोलने की कितनी कुशलता है, अथवा एक बालक में भूगोल, एक बालक ने भूगोल में कितना ज्ञान अर्जित किया है की जानकारी करना मापन कहलाता है। अब भाई इस लाइन को और समझो। कोई व्यक्ति है, अंग्रेजी बोल लेता है, बहुत अच्छी बोल लेता है, कितनी कुशलता से बोल रहा है, अथवा बालक ने भूगोल में जो भी ज्ञान अर्जित किया है उसकी जानकारी अगर हम करेंगे तो जानकारी करना ही क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। अब इस मापन को करने के लिए क्या करते हैं? हम अंक देते हैं। भाई अंग्रेजी का टेस्ट लिया जाएगा, भूगोल का टेस्ट लिया जाएगा, उसके कुछ नंबर होंगे, उसमें से वो जितने अर्जित करेगा उस आधार पर उसका मापन हो जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो एक बात तो यही क्लियर हो गई, मापन में
अंक प्रदान किए जाते हैं। मापन में क्या किया जाता है? अंक प्रदान किए जाते हैं। दूसरा SM स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह SM स्टीवेंस क्या कहता है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये इन्होंने मापन की अपनी समझ से एक परिभाषा ईजाद कर दी है, वो सामने लिखी है। हो सके तो तैयार कर लेना, कहीं आ जाए पेपर में तो भाई इसको यथा योग्य जैसा भी उचित समय मिले कर देना इसको सही, अन्यथा दिमाग में बिठाने की बात यह है कि भाई मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं। दूसरी बात, यह वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक। मापन के लिए मापनी का प्रयोग किया जाता है, जैसे बुद्धि मापने के लिए बिने साइमन ने बुद्धि मापनी का प्रयोग किया। तो ये बात तय हो गई कि मापन के लिए मापनी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, मापन के लिए इकाइयों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे लंबाई के लिए मीटर और भी बहुत सारे। तो इन 3 लाइनों में दिमाग में बैठ गई कि ये क्या है? वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक विधि है। क्या? मापन। किसी भी व्यक्ति का अगर मापन किया जाता है तो ये जो विधि है मापन, ये कैसी है? वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक। मापन के लिए मापनी का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण भी दिया, जैसे बुद्धि मापने के लिए बिने साइमन ने बुद्धि मापनी का प्रयोग किया। और मापन के लिए इकाइयों का भी प्रयोग किया जाता है। लंबाई के लिए मीटर है ना। और अगर देखें द्रव्यमान के लिए तो किलोग्राम है। बहुत सारे हैं, अनंत हैं, गिनते गिनते थक जाओगे मगर ये खत्म नहीं होंगे। फिलहाल समझना है। अब ये तो रही संक्षिप्त रूप से मापन की बात। अब जरा बात करते हैं मूल्यांकन की। मापन समझ में आ गया कि किसी भी उपलब्धि को देखना है तो उसमें भाई अंक प्रदान किए जाते हैं, मापन हो गया। परीक्षा में क्या हो रहा है? ये अंक दिए जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? मापन ही तो हो रहा है। एक विद्यार्थियों को 100 में से 80 नंबर आए तो उसका मापन हो गया। 100 में से 60 आए तो 60 जिसको मिले हैं और जिसको 80 मिले हैं, इन दोनों में अंतर आ गया, साफ साफ दिखाई दे रहा है।
80 वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि वो 100 के नज़दीक है, वो 100 से दूर है। लेकिन भाई मूल्यांकन में ऐसा नहीं होता। मूल्यांकन क्या है, इसको समझें। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें छात्रों की सफलताओं का सही अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। इसमें छात्र की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक गुणों की परीक्षा शामिल रहती है। लीजिए, अब इसमें कितनी चीज़ें शामिल हो गई। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें छात्रों की सफलताओं का सही अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है, और इसमें शैक्षिक उपलब्धि की बात नहीं हो रही है, इसमें बात हो रही है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक, यानी वो भी जोड़ दिया जाए तो सभी को शामिल किया गया है। गुणों की परीक्षा शामिल रहती है। ये लाइन भाई बहुत काम की है जो मूल्यांकन के संदर्भ में कही गई है। थोड़ा और समझते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा यह ज्ञात करने की चेष्टा की जाती है कि शिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हुआ है। व्यवहार में परिवर्तन, जैसे ही ये शब्द आया व्यवहार, तो व्यवहार में परिवर्तन से क्या मतलब है? मानसिक, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक, सभी इनमें जो परिवर्तन हुआ, मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा यह ज्ञात करने की चेष्टा की जाती है कि शिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार में भाई कितना परिवर्तन हुआ। वो ये नहीं देखेगा मूल्यांकन कि कितने नंबर आए। मान लो किसी बच्चे के 100 में से 80 आ रहे हैं, तो मूल्यांकन इस बात को नहीं देख रहा है। मूल्यांकन ये देख रहा है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हुआ। अब ये सीमा से मुलाकात करो। सीमा का क्या अर्थ है भाई? सीमा का अर्थ है नकारात्मक और सकारात्मक। अगर उसका व्यवहार पॉजिटिव है तो शिक्षण सही हुआ है, और यदि उसका व्यवहार नेगेटिव है तो फिर शिक्षण सही नहीं हुआ। यानी पढ़ लिखने के बाद भी उद्दंडता और जितने भी व्यसन हैं उसमें जुड़ जाना, ये उसके व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ लेकिन ये नकारात्मक हुआ। मान लीजिए बच्चा पढ़ने के बाद अच्छे नंबर भी ला रहा है और उसमें कोई भी बुरी आदत डेवलप हो गई। बुरी आदत में शामिल करते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, बियर पीना शुरू कर दिया, या मान लीजिए कोई और व्यसन हो गया, ठीक है, तंबाकू वगैरह खाना शुरू कर दिया। तो पढ़ा
पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब उसके व्यवहार में परिवर्तन जो हुआ वो हुआ नकारात्मक। तो मूल्यांकन अगर करके देखें उसका, तो वो समाज के प्रति ज़्यादा सहयोगी नहीं रहेगा, क्योंकि परिवर्तन कैसा हुआ, नेगेटिव। मापन में तो बहुत अच्छा है, लेकिन मूल्यांकन की दृष्टि से देखा जाए तो व्यवहार में परिवर्तन नेगेटिव हुआ, सकारात्मक नहीं हुआ। अब वही दूसरा पहलू देखो, अगर बालक शिक्षित होने के बाद उसमें प्रेम, दया, है ना, और सहयोग, ये तीनों, देश प्रेम की भावना, इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ उसके अंदर, फिर परिवर्तन इसको कैसा मानेंगे, सकारात्मक, समाज के हित में, है ना, लोगों को सहयोग करना, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, है ना, पेड़ लगाना, ये सब परिवर्तन क्या है, सकारात्मक। परिवर्तन तो होंगे, इस प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो हर पल हर क्षण हो रहा है, और ऐसा नहीं है व्यक्ति में ही हो रहा है, हर वो जो निर्जीव वस्तु पड़ी है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, प्रतिपल प्रति क्षण हो रहा है परिवर्तन तो हो रहा है। अब देखना ये है कि परिवर्तन हमारे लिए कितना उपयोगी हो रहा है। अगर हमारे परिवर्तन हमारे पक्ष में है तो सकारात्मक, परिवर्तन हमारे विपक्ष में है तो व्यवहार कैसा है, ये नकारात्मक। परिवर्तन हमारे पक्ष में तो सकारात्मक व्यवहार है। तो शिक्षा परिवर्तन ही करती है, किसमें, व्यवहार में। तो यहाँ बालक के साथ क्या हो रहा है, मूल्यांकन की बात हो रही थी, तो व्यवहार में परिवर्तन मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा यह ज्ञात करने की चेष्टा की जाती है कि शिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है वो किस सीमा तक हुआ है। और सीमा मैंने अभी आपको बता दी, क्या बताया, सीमा पॉजिटिव और नेगेटिव। मेरे दृष्टिकोण से यही एक सीमा है। अगर देश के, समाज के हित में किया गया कार्य कोई भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा सकारात्मक परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन अच्छा है, समाज में बुराइयों को पैदा करने वाला परिवर्तन अगर पढ़ने के बाद हुआ तो वो क्या है, नकारात्मक है, परिवर्तन तो हो गई। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि भाई मूल्यांकन में सारी चीज़ों का जो गुण है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, इनका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अब जरा एक व्यक्ति है भाई, उनको भी सुन लो, क्रॉनबेक। यह भी कुछ कह रहे हैं मूल्यांकन के बारे में। क्या कह रहे हैं, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक तथा छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये कौन कह रहा है, क्रॉनबेक। क्रॉनबेक ने अपनी समझ से क्या कहा, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, मतलब एक प्रोसेस है मूल्यांकन। मूल्यांकन कोई वस्तु नहीं उठा लाए और रख ले जेब में। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक तथा छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। दोनों ही जिम्मेदार है भाई। किसी भी कक्षा में जो भी पाठ्यक्रम रखा गया है, चाहे वो क्लास कोई भी हो, उसका भी एक लक्ष्य है कि भाई इस पाठ्यक्रम में
बच्चे के अंदर ये गुणों का विकास हो जाएगा। तो वही बात तो क्रॉनबेक कह रहा है, शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, दोनों ही बातें हैं, किया जा रहा है या नहीं। तो मूल्यांकन से बस यही पता करना होता है कि जो उद्देश्य, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो पूरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इस प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। मापन किसे कहते हैं कि भाई जो भी हमने उपलब्धि हासिल की है उसमें अंकीय मान कितना कम कितना ज़्यादा, ये मापन हो गया। अगली लाइन जरा और समझते हैं मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन का उद्देश्य। अब क्या ज़रूरत है भाई मूल्यांकन को करने की? पढ़ रहा है पढ़ने दो, चल रहा है चलने दो, भाई ऐसा थोड़ी काम चलता है। जो भी किया जा रहा है उसका बैठ के मूल्यांकन किया जाना ही चाहिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा के अलावा समाज का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, और उसका मूल्यांकन होना चाहिए और किया भी जाता है मूल्यांकन। कितने स्तर पर हम थे आज पहले और आज कहाँ पहुँच गए, कल कहाँ पहुँचेंगे, एक अनुमान। तो मूल्यांकन इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है, हर क्षेत्र में होता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य, शिक्षा के क्षेत्र में बात चल रही है तो भाई शिक्षा में ही रहिए, छात्रों का वर्गीकरण करना। अब मूल्यांकन जब करेंगे तो मूल्यांकन का पहला उद्देश्य तो यही हो गया, छात्रों का वर्गीकरण हो गया। कौन छात्र कितना आगे और कितना पीछे है, किसमें शैक्षिक उपलब्धि के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और वो जो क्या बोलते हैं शारीरिक, मानसिक, ये सारी चीज़ों में। इसमें आर्थिक शब्द नहीं लेना है, सामाजिक, मानसिक, है ना, और शारीरिक, इस गुणों में कितना आगे और कितना पीछे है, तो ये छात्रों का वर्गीकरण कर देता है। क्या? मूल्यांकन। शैक्षिक उपलब्धि के साथ साथ दूसरा, अब चूंकि शारीरिक की बात आई है तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खेल में बहुत तेज होते हैं, शारीरिक रूप से अगर वो बलिष्ठ हैं तो खेल में आगे जाते हैं, रुचि है उनकी। दूसरा, सामाजिक क्रिया में ज़्यादा भाग लेते हैं। मार्ग प्रदर्शन करना, भाई दूसरा उद्देश्य है मार्ग प्रदर्शन करना। जब मूल्यांकन होगा तो ये तो पता चल ही जाएगा कि कौन सा बालक कितना तेज है। तो एक तो हो गया शैक्षिक मार्ग प्रदर्शन, दूसरा हो गया व्यावसायिक मार्ग प्रदर्शन। ये भी कौन करता है? मूल्यांकन। तीसरा, पाठ्यक्रम का कौन सा भाग छात्रों के लिए अनुकूल है या नहीं। मूल्यांकन से ये भी बात पता चलती है कि जो वो विषय वस्तु है पाठ्यक्रम में, वो उसके लिए उपयोगी है भी या नहीं, भविष्य में उसके लिए वो काम आएगा या नहीं, उसका कौन कौन से गुणों का विकास होगा या नहीं। तो ये बात भी कौन जांच करेगा? ये मूल्यांकन के बाद ही तो पता चलेगा। मार्ग प्रदर्शन का काम करना मूल्यांकन का उद्देश्य हो गया, छात्रों का वर्गीकरण करना हो गया, पाठ्यक्रम का कौन सा भाग छात्रों के अनुकूल है या नहीं, यह भी कौन बताएगा? यह भी मूल्यांकन से ही पता चलेगा। तो 3 पॉइंट तो ये रहे। अब 14 पॉइंट भी समझ लो।
चौथा पॉइंट है शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता का मापन करना। मूल्यांकन से यह भी पता चलेगा कि भाई जो शिक्षक हैं वो कितना मेहनत से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और जिससे बच्चों के अंदर जो ज्ञान है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इस बात की जानकारी भी मूल्यांकन से ही होगी। तो एक पॉइंट ये भी हो गया, शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता का मापन कौन करेगा, ये मूल्यांकन से ही पता चलेगा। पांचवा यह है शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की भी जांच करता है। अब टीचर जब पढ़ा रहा है तो कोई ना कोई शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है, और हो सकता है कि अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़े। तो वो जितनी भी शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है वो भाई उपयुक्त थी या नहीं, इस बात की भी जांच पड़ताल यानी कौन करेगा, मूल्यांकन के द्वारा। तो मूल्यांकन का एक उद्देश्य ये भी हो गया कि भाई शिक्षण विधियाँ उपयुक्त हैं या नहीं। छठवां पॉइंट, छात्रों की दुर्बलताओं एवं गुणों की जानकारी प्राप्त करना। यह भी कौन करेगा, मूल्यांकन, कि छात्रों में क्या कमी है और कौन से उनमें गुण हैं। तो ये दोनों बातें निकल के सामने आ जाएंगी। व्यक्ति का जीवन भर उसकी उपयोगिता है, इसीलिए उसको पूछते हैं। अगर उसके अंदर उपयोगिता ना हो, मतलब गुण ना हो, तो समाज में फिर उसकी क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं। तो इससे मूल्यांकन से क्या पता चलेगा, उसकी कमजोरियां और उनकी अच्छाइयां, यानी दुर्बलता और गुण। अगला पॉइंट, समझदारी, गुणों, कुशलताओं की स्वयं किस सीमा तक ग्रहण किया, कितनी समझदारी पैदा की, कितने गुणों का विकास हुआ, कितनी कुशलता आई उसके अंदर, ये सब कुछ कौन करता है, मूल्यांकन करता है। तो मूल्यांकन और मापन के बीच में जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा कि शैक्षिक उपलब्धियां ही नहीं, उनके साथ साथ ये भी समझदारी, गुण, कुशलता, है ना, इन सब को आगे बढ़ाना, सबके साथ ये देखना कि वो कितना विकसित हुई, तब भाई ये मूल्यांकन में शामिल किया जाता है। अब लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो क्या कहना चाहूँगा कि मापन सीमित है, जबकि मूल्यांकन व्यापक, यानी ये तो बहुत सीमित और ये बहुत बड़ा मूल्यांकन। क्योंकि मूल्यांकन के आधार पर किसी भी व्यक्ति, बालक के संदर्भ में भविष्यवाणी की जा सकती है, मापन से नहीं। किससे की जा सकती है, मूल्यांकन से, कि व्यक्ति के अंदर, इस बालक के अंदर ये गुण है, इतना विकास हुआ है, तो भविष्य में ऐसा इसका स्वरूप होना चाहिए जो समाज के प्रति
लाभकारी हो। तो भविष्यवाणी या समाज के प्रति जो भी है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये मूल्यांकन बता देता है। मापन ऐसा नहीं करता। मापन क्या करता है, सीधे सीधे अंकीय मान दे देता है कि आपने अमुक विषय में, जो भी विषय पर्टिकुलर रहा उसमें कितने जानकारी आपने हासिल की है, उसका एक अंकीय मान प्रदान कर दिया जाता है। तो मैंने प्रयास तो पूरा किया है मापन और मूल्यांकन के जो बीच में अंतर है उसको बताने का। बाकी भाई आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।